Now, in this part of video we see last video what laws of friction, types of friction, है ना, and what is friction ये हमने देखा, and cause of friction, है ना, फ्रिक्शन क्यों प्रोड्यूस होता है। तो उसमें हमने दो व्यूज़ देखे, एक ओल्ड व्यू और एक मॉडर्न व्यू, है ना। नाउ सी एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, है ना। तो जैसा कि मान लीजिए ये एक सरफेस है, इस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास m है। ये अपन ने लास्ट भी थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके बारे में, जब मैंने आपको नॉर्मल रिएक्शन बताया था कि कहाँ होता है ना। तो सपोज इस ऑब्जेक्ट को स्लाइड करने के लिए हम इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इसने अभी फिसलना स्टार्ट नहीं किया है, स्लाइड करना स्टार्ट नहीं किया है। तो एक्सटर्नल फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इस पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को मैंने O नाम दे दिया, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स Fs वर्क करता है, राइट। इस ऑब्जेक्ट का मास परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स टुवर्ड द अर्थ वर्क करता है, mg वेट। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ वर्क करता है, हमेशा परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स, मतलब टुवर्ड्स द अर्थ। और इसको इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन R वर्क करता है, ये देखा था आपने, क्लियर। तो अब ये देखो आप कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स Fs ये है और नॉर्मल रिएक्शन R ये है। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर आप देखो तो इस डायरेक्शन में यहाँ कहीं जाएगा, ये रिजल्टेंट है किसका, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट है। सपोज OP नाम दे दिया है मैंने इसको इस डायरेक्शन में, हाँ। वो एंड एरो देखे आपने धनुष बाण में, आप कभी भी देखना, ये सपोज धनुष हो गया, तो जब आप इसमें तीर फंसाते हो तो रस्सियाँ इस तरफ स्ट्रेच होती हैं और रिजल्टेंट यहाँ, मतलब इस डायरेक्शन में तीर जाता है। इसको देखो, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ वर्क कर रहा है, Fs यहाँ वर्क कर रहा है, तो इनका रिजल्टेंट बीच में यहाँ कहीं आएगा, क्लियर। तो नॉर्मल रिएक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन का रिजल्टेंट फोर्स, सपोज OP, नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल क्रिएट कर रहा है यहाँ, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, हाँ। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, यस, द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन फ्रॉम द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, क्लियर। तो देखो यहां से अब मैंने क्या किया है, पॉइंट P से सपोज PA एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है यहाँ, और इसको भी नाम दे दो B। वी हैव ड्रॉन PA परपेंडिकुलर टू OR एंड PB परपेंडिकुलर टू, हाँ, OFS भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो अब देखना, तो किसी सरफेस पर जब कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं हम और इसको स्लाइड करने की कोशिश करते हैं, तो फॉलोइंग 4 फोर्सेस वर्क्स ऑन द ऑब्जेक्ट। नंबर 1 एक्सटर्नल फोर्स, कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F। दूसरा कौन वर्क कर रहा है,
फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन, Fs, which is just opposite to the external force F. The third force acting on object is its weight, that is weight of object. ये किस डायरेक्शन में होगा, है ना, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होगा. एंड फोर्थ फोर्स जो वर्क करता है इस पर वो है कौन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. क्लियर. तो बाय लॉ ऑफ फ्रिक्शन हमने देखा था कि जो म्यू एस होता है वो एफ एस बाय आर के बराबर होता है. क्यों? म्यू एस बराबर एफ एस अपॉन आर. देखो न्यूमेरिकली मतलब फॉर्मूला के फॉर्म में फ्रिक्शन का थर्ड लॉ बस है, बाकी 1 और 2 तो केवल क्या है, उसकी वर्डिंग है. मतलब मैथमेटिकली फॉर्म में कौन सा है, थर्ड लॉ. तो वो जब भी हम लिखे बाय लॉ ऑफ फ्रिक्शन तो थर्ड लॉ की ही बात होगी. फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ केवल लिखने में आते हैं, डेरिवेशन में उनका यूज़ नहीं होता. तो सीधे जब भी बोलेंगे बाय लॉ ऑफ फ्रिक्शन किसी डेरिवेशन में, तो कौन से लॉ की बात हो रही है, वो थर्ड लॉ की. मैथमेटिकली यही बस तो है ना, बाकी 2 तो किस में है, वर्डिंग में. तो ये है. अब देखना यहाँ पर इन ट्राइंगल PAO अगर मैं आपसे बोलूं इस ट्राइंगल में tan थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए, tan लैम्डा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को आपने लैम्डा से शो किया. तो ध्यान से देखो भाई 90 डिग्री का एंगल ये है, लैम्डा ये है, तो OA जो होगा ये बेस कहलाएगा, PA जो होगा ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाली लाइन क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है. तो tan मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर अच्छे से देखो ये कौन सी लाइन है, FS है ना, ये FS है, तो ये भी क्या होगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ये FS, तो ये कौन, क्यों, रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड कैसी होती है, इक्वल होती है. ये R है तो ये भी क्या होगा, R होगा. तो परपेंडिकुलर FS बाय बेस R, नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा. हाँ, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या मिल रहा है भाई, दोनों के RHS सेम है, दैट्स वाई LHS भी कैसे होंगे. तो आपको मिलेगा म्यू एस इज इक्वल टू कितना, tan लैम्डा. देखो ये प्रूफ करना था हमको कि जो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की टेंजेंट के बराबर होता है. टेंजेंट मतलब tan थीटा, tan थीटा का पूरा नाम है टेंजेंट, शॉर्ट में आप लिखते हो tan बस. प्रूफ हो गया. तो ये हमको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज म्यू एस इज इक्वल टू tan लैम्डा. क्लियर. नाउ सी एंगल ऑफ रिपोज. हाँ, तो देखो सपोज ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको मैंने OX नाम दिया है. हॉरिजॉन्टल प्लेन जैसे अर्थ सरफेस हो गई, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाता है. ठीक. अब इस पर एक इंक्लाइंड सरफेस रखी हुई है ऐसे, जिसको आप सिंपल भाषा में फिसल पट्टी भी बोल देते हो, है ना, OY. अब हमने क्या किया हुआ है कि इस पर एक m मास का ऑब्जेक्ट इस पर जमाया है. ये हाँ
ये इंक्लाइंड सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना। इस पर हमने ऑब्जेक्ट को रख के आप धीरे धीरे इसको उठाते गए हो। ये वो पोजीशन बनाई है मैंने जिसमें लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। मतलब अगर मैंने इस सरफेस को जरा सा और उठाया तो ये ब्लॉक फिसल के नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स इट इज़ जस्ट अबाउट टू स्लाइड। और इस कंडीशन को किस नाम से जानते हो आप? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन से जानते हो। तो ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की पोजीशन में जो इंक्लाइंड सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो एंगल क्रिएट करते है, ये इसको हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं भाई। इधर बनता है एंगल ऑफ रिपोज। हाँ, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन अ इंक्लाइंड सरफेस इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन, then the angle made by the inclined surface to the horizontal surface is known as angle of repose and it is denoted by theta। तो अब ये इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि ये फिसलने को ठीक तैयार है, अभी फिसलना स्टार्ट नहीं हुआ है, ज़रा सा इसको किसी ने डिस्टर्ब किया और ये फिसलना स्टार्ट कर देगा। तो अब फिसलेगा ये इस साइड ना। हाँ, का मतलब है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है या जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो फिसलने की अब अगेंस्ट डायरेक्शन में इधर काम करेगा। ये इस तरफ फिसलने वाला है ना, ऐसा। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ वर्क करेगा? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा हाँ मोशन के डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। ठीक, देखो इसका जो वेट है, वेट का तो एक ही डायरेक्शन होता है, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड्स आएगा वेट mg। मतलब इससे सीधा 90 डिग्री की डायरेक्शन में ही किसी का वेट वर्क करता है। और इसका ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन कोण। नॉर्मल रिएक्शन मैंने आपको बताया था, ये बिल्कुल सर के ठीक ऊपर रहता है 90 डिग्री में। अब ये इंक्लाइंड सरफेस है तो आपको नॉर्मल रिएक्शन भी तिरछा दिखाई देगा भाई। ऐसे देखें आप, जैसे मैं सीधा खड़ा हूं तो मेरा नॉर्मल रिएक्शन अभी आपको सीधा दिख रहा होगा, लेकिन मैं ही तिरछा हो जाऊं तो नॉर्मल रिएक्शन भी ऑटोमेटिक तिरछा हो जाए, क्योंकि ये हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। तो अब ऑब्जेक्ट का सिर ये है तो इस पर 90 डिग्री बनाएगा ना ये, तो आपको इंक्लाइंड सरफेस के कारण ये तिरछा दिख रहा होगा, है ना। हमेशा ध्यान रखिए फिजिक्स में या तो कोई फोर्स परफेक्टली हॉरिजॉन्टल वर्क कर रहा है तो ये पूरा फोर्स है फिर, है ना, या परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है तो भी ये फोर्स कंप्लीट है। हाँ, लेकिन जब भी कोई फोर्स ना तो परपेंडिकुलर होगा और ना ही हॉरिजॉन्टल कंप्लीटली इस तरीके से कभी भी वर्क करेगा, तिरछा, ना पूरा हॉरिजॉन्टल ना पूरा वर्टिकल, इस डायरेक्शन में अगर वर्क कर रहा है तो ये हमेशा दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, है ना। ये हमने देखा था कहाँ? प्रोजेक्टाइल मोशन में। जब आपने इसको इस डायरेक्शन में फेंका था तो इसकी वेलोसिटी दो कंपोनेंट में बट गई थी, याद आया? तो सिर्फ वेलोसिटी के साथ नहीं, किसी भी फोर्स के साथ ये होगा। तो यहाँ देखो आप, ऑब्जेक्ट रखा है ऐसा, वेट वर्क कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस ऑब्जेक्ट का वेट भी कितने कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा? दो कंपोनेंट में, एक वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज mg cos थीटा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज mg sin थीटा। आखिर जब हम फिसल पट्टी पर बैठते हैं तो आप अपने आप फिसल क्यों जाते हो, ये सोचने वाली बात है। या है ना, या जब हम ढाल पर साइकिल चला रहे होते हैं तो साइकिल अपने आप क्यों चलती है बिना पेडल मारे?
तो कोई अपने आप नहीं है भाई, है ना। और वही साइकिल जब आप इस चढ़ाई पर चढ़ा रहे होते हो तो बहुत ताकत लगती है, डबल। तो एक्चुअली में है क्या, जब आप इससे उतर रहे हो, ये देखो ये आप हो गए, तो हम तो परपेंडिकुलर ही रहेंगे ना सरफेस के, लेकिन हमारा वेट हमेशा कैसे काम करता है, टुवर्ड्स द अर्थ, ऐसा। तो वेट टुवर्ड्स द अर्थ परपेंडिकुलर काम करने के कारण हमारा वेट वास्तव में दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। एक, आपको इस सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, दैट इज mg cos थीटा। इसका काम क्या है, नॉर्मल रिएक्शन आपको प्रोड्यूस करवाना, ताकि आप इस सरफेस पर सीधे खड़े रहो, आप ना लुढ़को। और हमारे ही वजन का एक हिस्सा इस दिशा में काम करने लगा है, जो हमको इस ढलान पर नीचे की ओर खींचता चला जाता है, जिससे साइकिल अपने आप चलती चली जाती है। तो वास्तव में आपके वेट का एक पार्ट आपको आगे खींच रहा होता है, हमको पता नहीं चलता। हमको लगता है ढलान आ गई है तो हमारी साइकिल अपने आप जा रही है। अब देखना, अब जब आप इस डायरेक्शन में चल रहे होगे, है ना, तो अब क्या होगा, जब आप ऐसे मोशन पर हो, तो ये आपका जो mg sin थीटा है, अभी आप इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे थे तो ये आपको नीचे ला रहा था, खींच रहा था, इसकी भी डायरेक्शन यही है, तो आपको साइकिल चलाने में बिल्कुल भी पैडल नहीं मारने पड़ रहे थे। अब mg sin थीटा तो यही वर्क करेगा, आप जा रहे उस तरफ, तो आपका मान लीजिए टोटल वजन है फॉर एग्जांपल 60 kg के हो आप, तो जैसे ही हम इंक्लाइंड सरफेस में आए तो हमारा 60 kg कितने पार्ट में बढ़ गया, 2 पार्ट में, है ना। मान लीजिए 40 पार्ट यहाँ है तो 20 पार्ट यहाँ आ गया, तो ये 20 पार्ट आपको खींच रहा था नीचे जब आप ढलान में थे, तो आपको आसानी जा रही थी। अब जब आप ऊपर की ओर चढ़ रहे होते हो तो आपका वेट जो 60 kg वो तो है ही, ये 20 kg आपको पीछे खींच रहा है। हाँ, तो हमको अपने वेट के साथ साथ इस 20 kg के अगेंस्ट भी हमको खींचना पड़ता है। यही कारण है कि चढ़ाई है ना, जब चढ़ाई चढ़ते हैं हम साइकिल से तो बहुत ताकत लगती है भाई, ये हमको अपोज करता है, पीछे की तरफ खींचता है, आप ही का वेट। क्लियर। तो ये घटना हो रही होती है भाई, यही घटना इसके साथ भी हो रही है। यहाँ देखो mg 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। mg cos थीटा ने किसको बैलेंस किया, नॉर्मल रिएक्शन को, और mg sin थीटा किसको बैलेंस, fs ने किसको बैलेंस कर लिया है, तब तो ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। हाँ, तो एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन mg sin थीटा ये इक्वल होगा किसके, fs के, और mg cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन को। ये है भाई लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की पोजीशन, इसलिए ये बिल्कुल बैलेंस्ड कंडीशन में रुका हुआ है। क्लियर। बाय फर्स्ट डिवाइडेड सेकेंड, इसमें इसका डिवाइड दो तो mg से mg क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। mg sin थीटा बाय mg cos थीटा इज इक्वल टू fs अपॉन r मिलेगा हमको, mg टू mg साइन बाय कॉस, और फ्रिक्शन के थर्ड लॉ से fs अपॉन r किसके बराबर होता है। ये लो भाई प्रूफ हो गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है। क्लियर। अच्छा, अब एक बात और देखें, fs बराबर tan थीटा, अब भी प्रूफ किया ये अपन ने, और इसके पहले आपने प्रूफ किया fs इज इक्वल टू tan लैम्डा। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो आप क्या कहोगे, क्या रिलेशन हो सकती है भाई दोनों में। अरे थीटा बराबर लैम्डा बोलो ना, टेन से एन हट ना जाएंगे। हाँ पूरा बोलो, मैथ्स वाले हो। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि
बैलेंस कंडीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों इक्वल होते हैं। अब भी तो आपने प्रूव किया, म्यू एस ये और म्यू एस टेन लैम्डा भी, तो दोनों इक्वल हो गए ना। हाँ, हर जगह नहीं, किस कंडीशन में? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर, ठीक है।